अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस शो में हम मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ डिस्कस करते हैं और डॉक्टर इनाम दानिश स्टूडियो में मौजूद होते हैं। आज भी मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनकी जानिब चलूँ, आज के टॉपिक के हवाले से आपको बताते चलें। वैसे तो ब्लड प्रेशर के हवाले से मुख्तलिफ शोज़ हम कंडक्ट कर चुके हैं, लेकिन आज ख़ास कर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्लड प्रेशर की शिकायत फ़ीमेल में हो जाती है उसके हवाले से डॉक्टर साहब से जानेंगे, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटी सी गलती किसी नुकसान का बायस भी बन सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर कितना नुकसान का बायस बन सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जानते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरम, और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। आज का ये टॉपिक है कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही आते हैं, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है वो हमारे पास आते हैं। एक रूटीन का काम था, लेकिन ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया कि बहुत लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी अपनी भांजी हैं, वो किसी दूसरे शहर में रहती हैं, तो उनका अभी 9 मंथ का बेबी इनके स्टिल बॉर्न हुआ है, इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है। तो जब अभी मालूम किया हिस्ट्री वगैरह, तो पता चला कि उनको ब्लड प्रेशर था और प्रीक्लैम्सिया था, जिसको वो उनके डॉक्टर जो है वो डायग्नोज ही नहीं कर पाए। कि किसी कंसल्टेंट को तो नहीं दिखाया था उन्होंने, मगर जो आम मैटरनिटी होम होते हैं तो वो उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाए, और इससे बेचारे 9 मंथ पे उनका वो बेबी ज़ाया हो गया। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपको एक अवेयरनेस देता हूँ कि प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्लड प्रेशर और प्रेगनेंसी का जो रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर को हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और ब्लड प्रेशर शूट करता है, तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि ब्लड प्रेशर की वजह से जो प्लेसेंटा होता है, यानी कि माँ से बेबी को जो ब्लड जा रहा होता है, वहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, वहाँ पे नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ब्लड कम जा रहा होता है और उसकी ग्रोथ कम होती है। तो ग्रोथ रिटार्डेशन है, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं बाद में पता चलता है कि बच्चा उतना ग्रो नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए था। उसकी वजह यही कि बच्चे को ब्लड प्रेशर की वजह से, नालियाँ सिकुड़ने की वजह से ब्लड कम जा रहा है। दूसरे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे प्लेसेंटल एब्रेप्शन कहते हैं या एब्रेप्शो प्लेसेंटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है कि माँ से बच्चे को जो ग़िज़ा जा रही है, जो ब्लड जा रहा है, तो उसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के बाद तकरीबन 5 मिनट से आधे घंटे के बाद एक्सपेल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर अगर ये दीवार से अलग हो जाए, एब्रेप्शन हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो उससे सीवियर ब्लीडिंग होती है और पेट में दर्द होता है। माँ की हालत जो है यानी कि ख़तरे में चली जाती है और इससे माँ की और बच्चे की डेथ हो सकती है। तो प्लेसेंटल एब्रेप्शन जो है, इसको हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप रेगुलर अल्ट्रासाउंड भी कराते रहें। इसके अलावा स्टिल बर्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि बेबी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बावजूद उसकी डेथ होती है, तो ये भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। प्री क्लैम्सिया वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ कि जिसमें ब्लड प्रेशर होता है और जो है यूरिन में प्रोटीन आने लगती है, और इसके अलावा बाकी पूरी बॉडी की जो आर्टरीज़ हैं या वेसल्स हैं वो अफेक्टेड होती है। तो ये ख़तरनाक कंडीशन है जो कि प्रीक्लैम्सिया होती है। इसको मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा। प्रीक्लैम्सिया में यानी कि ब्लड प्रेशर हाई है, प्रोटीन आ रही है और पेशेंट को जो है लिवर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ब्रेन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके साथ अगर फिट्स पड़ने शुरू हो जाएँ, झटके लगने शुरू हो जाएँ मिर्गी की तरह के, तो हम उसको एक्लैम्सिया कहते हैं। ये प्रीक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया जो है वो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आता है और इमरजेंसीज़ के अंदर आता है। इसी तरह जो ये ब्लड प्रेशर शूट कर जाए तो माँ और बच्चे दोनों की डेथ हो सकती है। ब्लड प्रेशर शूट करने से माँ को स्ट्रोक हो सकता है, फालिज हो सकता है। तो ये वो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड प्रेशर शूट कर जाए तो उसकी वजह से हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने हफ्ते बाद ब्लड प्रेशर हो सकता है? ब्लड प्रेशर देखें 2 तरह का होता है। एक वो लोग जो पहले से ही हाइपरटेंसिव हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन जो प्रेगनेंसी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है वो आम तौर पे 20 वीक्स के बाद होता है, यानी कि 4 महीने के बाद। तो 20 हफ्ते के बाद, अगर इससे पहले ब्लड प्रेशर नहीं है और 20 हफ्ते के बाद ब्लड प्रेशर होता है, 20 वीक्स के बाद ब्लड प्रेशर होता है,
तो हम इसको प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन कहते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन ये कहलाता है। तो ये यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपको रेगुलर चेकअप कराना है। यानी कि जो ही ये शक गुजरता है कि प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और पूरा चेकअप कराना है। ये देखना है कि उसमें वो चेक करते हैं ब्लड प्रेशर सही है, ज़्यादा है। अगर शुरू से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रा डिफरेंट होता है। और अगर जो है पहले नॉर्मल रहा है और 20 वीक्स के बाद होता है तो ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। आम ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120 और 80 को कंसिडर किया जाता है कि 120 और 80 हो, इससे ज़्यादा को एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, वो 140 और 90 को कंसिडर करते हैं कि इसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अच्छा, जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बताइएगा। 140 और 150 अगर ऊपर का है ब्लड प्रेशर और नीचे का 100 से लेके 109 तक है तो इसको माइल्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी कि ये हल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसमें मॉडरेट तो कोई भी नहीं है। यानी कि दो ही किस्में हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की, कि जिसमें 140 से 150 ऊपर का और नीचे का 90 से लेके 109 तक, इसको हम माइल्ड कहते हैं। और ऊपर का अगर 160 या उससे ज़्यादा हो, नीचे का 110 से ज़्यादा हो, तो हम इसको सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी कि ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट समझें कि ये है कि इसको कंसिडर करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। असल में होता है ये कि कोई भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन सेफ़ नहीं है, तो कोशिश ये की जाती है कि शुरू में 3-4 मंथ कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। लेकिन अगर मजबूरी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 140-90 से ज़्यादा है, तो फिर कंसिडर करते हैं। अमूमन तो ये होता है कि जिनको पहले से ब्लड प्रेशर हो भी, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है या कम हो जाता है। शुरू के 3-4 मंथ के अंदर बॉडी रिलैक्स होती है। यानी कि जो वेसल्स हैं वो वेजोडाइलेटेशन होती है, वेसल्स खुल जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इवन जिनको पहले से ब्लड प्रेशर है उनका भी प्रेगनेंसी के शुरू में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए दवाओं की ज़रूरत नहीं होती और कोशिश ये की जाती है कि शुरू के 3-4 मंथ जो है कोई दवा ना दें। अगर 140 और 90 से ज़्यादा है तो फिर दवाओं को कंसिडर करते हैं। आप क्या समझते हैं कि किन फीमेल्स में ये जो शिकायत होती है वो ज़्यादा होती है या रिस्क ज़्यादा होता है? समझे तकरीबन 6% पॉपुलेशन ऐसी है, यानी कि 100 में से 6 प्रेगनेंसी ऐसी हैं जिनमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। और तकरीबन 100 में से 10 ऐसी वो होती हैं प्रेगनेंसी जिनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो शुरू से ब्लड प्रेशर हाई चल रहा होता है उन पेशेंट में जो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव होते हैं। तो इसमें रिस्क फैक्टर ये है कि उन लोगों में प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है जिनको शुगर हो, या जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर चल रहा हो, या वो पेशेंट जिनके किडनी कमज़ोर हों, गुर्दे कमज़ोर हों, उनको होता है। इसी तरीके से अगर ट्विन है या एक से ज़्यादा बेबीज़ हैं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं, उनको भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से अगर मदर की एज जो है वो 20 साल से कम है या 40 साल से ज़्यादा है, तो उन पेशेंट को भी जो है ये रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये वो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो जिनमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होगा। आपने यहाँ प्रीक्लेम्सिया का जिक्र किया, तो इसकी सिम्टम्स के हवाले से भी हमें बताइएगा। प्रीक्लेम्सिया की जो सिम्टम्स होती हैं वो ये कि 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है और यूरिन में प्रोटीन आ रही है, आँखें धुंधले नज़र आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी कि लाइट में जाने से गुरेज करते हैं, उनको अंधेरा अच्छा लगता है। इसी तरीके से उल्टी मतली की कैफियत होती है और सर में बहुत शदीद दर्द होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट यानी कि जो जहाँ पे जिगर होता है, यहाँ पे पेन होने लगता है पेट के अंदर, और यूरिन आउटपुट कम हो जाती है, पेशाब की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, कुछ लोगों को सांस फूलने लगता है। तो ये वो सारी अलामात हैं कि अगर 20 वीक्स प्रेगनेंसी को गुजर गए और ब्लड प्रेशर हाई है और ये अलामात हैं, तो आपको फौरी तौर पे जो है डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? सिम्टम्स तो आपने बताया, लेकिन डायग्नोज कैसे किया जा सकता है इसको? प्रीक्लेम्सिया को हम जो डायग्नोज करते हैं, एक तो यही कि ब्लड प्रेशर है, दूसरे यूरिन करके यूरिन में प्रोटीन चेक करते हैं, और जब हम सीबीसी करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं, उसमें प्लेटलेट कम होते हैं।
LFT करते हैं क्योंकि लिवर जो है वो अफेक्टेड होता है, जिगर अफेक्टेड होता है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट जो है ज़रूर करते हैं। यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट करके देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो किडनी अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से सब बहुत इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड, फीटल अल्ट्रासाउंड जो करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में हमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी होती हैं कि एक तो एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, यानी कि पानी कितना है यूट्रस के अंदर, जिस पे बच्चा फ्लोट कर रहा होता है, तो वो पानी कितना है। तो अमूमन जो है 600 से 800 ml के करीब पानी होता है। तो ये अगर पानी कम हो तो ये इंडिकेट करता है कि सीवियर प्रॉब्लम है और ये प्रीक्लैम्सिया की एक अलामत है। दूसरे, बच्चे की हार्ट बीट वगैरह देखते हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देख लेते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी जगह पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं। आप क्या समझते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए जिस पर मेडिसिन जो वो स्टार्ट की जा सकती है? देखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर ज़रा रिलैक्सेशन दी जाती है। यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट जो ब्लड प्रेशर है उसको अमूमन ट्रीट नहीं करते, बल्कि ऑब्ज़र्व करते हैं कि पेशेंट अगर प्रीक्लैम्सिया में नहीं जा रहा है और ये उसका कि ब्लड प्रेशर के साथ अगर यूरिन में प्रोटीन नहीं आ रही, जो बाकी हमने सिम्टम डिस्कस किए, तो अमूमन माइल्ड टू मॉडरेट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते हैं, सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं। अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट वो है। जैसे अमेरिका के अंदर 160 ऊपर का और नीचे का 105 हो तो फिर ट्रीटमेंट देते हैं, इससे कम पे आमतौर पर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। कनाडा वाले जो है वो 140 और 90 से ज़्यादा हो तो उसके ऊपर देते हैं ट्रीटमेंट। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि 160 और 90, ऊपर का 160 है, नीचे का 90, तो वो लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। यानी कि आम तौर पे जो हम देखते हैं, जो प्रेगनेंसी के अलावा ब्लड प्रेशर तो 120-80 तो नॉर्मल कंसिडर करते हैं, इससे ज़्यादा होता है तो यूजुअली 140-90 पे ट्रीटमेंट हम शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में आम तौर पे 140-90 पे ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं, बल्कि 160 और नीचे का 105 से 5 के करीब ऐसा हो तो हम दवाएं शुरू करते हैं। रीज़न क्या है कि रीज़न ये कि कोई भी मेडिसिन सेफ़ 100% सेफ़ नहीं है बेबी के लिए। हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, A, B, C। ए वो कैटेगरी होती है जो कंफर्म हो कि ये 100% सेफ़ है, तो ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो A कैटेगरी में आती है जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप प्रेगनेंसी में दे सकें। उसके बाद B कैटेगरी आती है जिसके अंदर कि आप वो मेडिसिन देते हैं जिनमें देखा यह गया है कि बेनिफिट ज़्यादा है और नुकसान के चांसेस कम हैं, तो जिसमें मिथाइल डोपा है, एल्डोमेट जिसके के नाम से जो आती है, तो ये आती है। उसके बाद फिर C कैटेगरी है। C कैटेगरी में वो है कि जिसके ऊपर या तो हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं है, या अगर जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी हुई हैं वो शो करती हैं कि बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस सूरत में दें जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, जब मजबूरी है तो दें, मगर ना दें। तो इसमें आती है हाइड्रोलाजीन है, नाइफिडिपिन है और लेबिटालोल। ये 3 दवाएं हैं, लेबिटालोल, हाइड्रोलाजीन और नाइफिडिपिन, एड्रेलेट के नाम से जो आती है। तो ये 3 मेडिसिन आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो आमतौर पे इनको इमरजेंसी के लिए रिज़र्व रखा जाता है कि अगर इमरजेंसी में। बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं शुरू में लेकिन एंड में नहीं देते हैं क्योंकि इससे बच्चे का वेट कम हो सकता है, तो यूजुअली बीटा ब्लॉकर अवॉइड करते हैं। जो मेडिसिन बिल्कुल नहीं देते वो है AC इनहिबिटर्स या ARB, तो ये बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो यही रीज़न है कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, मोस्टली ख़वातीन जो हैं उनको मिथाइल डोपा पे रखते हैं, और अगर कंट्रोल ना हो तो फिर लेबिटालोल, नाइफिडिपिन या हाइड्रोलाजीन दे देते हैं। एंड मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ब्लड प्रेशर होता है तो एस्प्रिन ली जा सकती है? जिन लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है प्रीक्लैम्सिया का, यानी कि अगर पहले प्रीक्लैम्सिया हुआ है तो इस मर्तबा दोबारा प्रेगनेंसी में चांसेस हैं कि प्रीक्लैम्सिया होगा, या वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं जिनका पहले से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उनको आप लो डोज एस्प्रिन यानी कि एस्कार्ट 75 mg या दे के, ये भी किसी हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि ये प्रीक्लैम्सिया से रोकती है। कि यानी कि अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई है और रिस्क फैक्टर मौजूद है तो आप पूरी प्रेगनेंसी के अंदर
एस्प्रिन 75 mg वो दे दें। दूसरे कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर दें। कैल्शियम सप्लीमेंट भी प्रीक्लैम्सिया को रोकता है। तो जो भी लोग डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं वो विटामिन देते हैं, आयरन देते हैं, कैल्शियम की मेडिसिन ज़रूर देते हैं। तो पूरी प्रेगनेंसी में कैल्शियम ज़रूर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इस टॉपिक को भी हमेशा की तरह आपने काफ़ी डिटेल में शेयर किया। व्यूअर्स, मेरा आपका साथ आज के इस एपिसोड में यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट इरम काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।